अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट यस, not another kind of a performance from team Pakistan. So Pakistan women team was in action और जहां हम कह रहे हैं कि PSL का चर्चा हो रहा है, so yes, बड़ी खामोशी से शुरुआत हो चुकी है ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर की। और आज पहला मुकाबला था उसका जहां पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन एक दूसरे के आमने सामने थी एंड पाकिस्तान वुमेन ने जीत हासिल की। आए मसले कोलैप्स हुआ एक पाकिस्तान वुमेन टीम की तरफ से बैटिंग में, उसके हवाले से बात करेंगे बिकॉज जीत में भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढनी चाहिए एंड आयरलैंड वुमेन से बेहतर है पाकिस्तान वुमेन टीम। आगे और मुकाबले सख्त होंगे और टॉप 2 में एंड करना है पाकिस्तान ने टू क्वालिफाई फॉर दिस वर्ल्ड कप। दूसरी तरफ PSL की बात करें तो यस, कोयटा ग्लैडिएटर्स वुड बी द टीम टुडे जिस पे हमारा खास फोकस रहेगा और खास नजर रहेगी। सो बात करेंगे इन सारी चीजों के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे आपने PSL का जिक्र किया है सवेरा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन भी आमने सामने हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाबी बयान पाकिस्तान में मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर वो इस मौके पर कोई एक उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो लीग पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो कोयटा से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अपने इस सीज़न को देखते हैं, क्योंकि ये 10वां सीज़न है। इसकी इफ्तिताही तकरीब के हवाले से ऐलानात सामने आ रहे हैं, कुछ फ़ैन इंगेजमेंट की चीज़ें भी चल रही हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर अंदाज में आगे लेकर जाना चाहता है। तो कोयटा का जब आपने जिक्र किया तो सरफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के कप्तान रहे। उनके पास एजाज़ात हैं, बैसित कप्तान भी अंडर 19 से लेकर पाकिस्तान की 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और उसके बाद वो PSL भी जीतने वाले कप्तानों में शामिल हैं। सरफराज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाफिज़ साहब आप खैरियत से हैं? आप बताएं क्या तैयारियां चल रही हैं? पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। और बस तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है PSL के लिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। वर्दी बदल गई है ना सरफराज? वर्दी बदली है, बदली वर्दी की क्या तैयारियां? वर्दी बदली नहीं है, बस वर्दी वही है, वर्दी भी वही है, टीम वही है, बस कलर चेंज होता रहता है वर्दी का जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन बाकी जो है वो मामला वैसे ही है। बस थोड़े से नए रोल में है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी। पर्पल फोर्स को मेरा ख्याल से घसीट के आगे ले जाने वाले सरफराज अहमद। यस, सो सरफराज अब एक नए रोल में बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द टीम, कितना इम्पोर्टेंट ये अब आपका इम्पैक्ट होगा इस टीम के ऊपर एंड ऑब्वियसली आप जिस तरह उसको देख रहे हैं इस रोल को। बट बिफोर दैट द ओनर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सो नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम और हाफिज जी, बहुत सलाम आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। 10वां सीज़न और ख़ासे तुंदो तेज़ बयानात चल रहे हैं, आप खुश हैं? कैसा चल रहा है मामला? ठीक चलेंगे, आगे बढ़ेंगे? हाँ, नहीं वो मेरा ख्याल है ज़रा सी गलत फहमी और कुछ वो हो गई है, बस बहरहाल इसको इशू बनाने नहीं चाहिए। देखिए हमारा 10th एडिशन है, इसको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो अल्लाह करे बस ये इंशाल्लाह ये 1-2 दिन की बातें हैं, बस फिर शुरू हो जाएगा जब PSL तो हम लोग उस पर जोर देंगे। बट नदीम साहब आपकी क्या आवाज उठाने के बाद अब आपको कहीं कराची में कुछ दिखा है, कोई हाइप क्रिएट होती हुई PSL की? बिकॉज मैं तो अभी ईद पे कराची में थी और एक नेशनल स्टेडियम के सामने सिर्फ काउंटर लगा हुआ था, जिसका शायद काउंटर भी ऑफ हो गया था और वो दिख नहीं रहा था कि कितने दिन बाकी हैं PSL में। उसके अलावा कुछ हुआ है कराची में? कोई अपडेट है? PSL 10 होने वाला है? जी नहीं सवेरा हम लोग तो बस इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन मैं कल ही आया हूँ और ये शिकायत तो हमारी दरीना है कि हम लोग जागते बहुत लेट हैं। तो वो बस अल्लाह करे ये हो जाए, क्योंकि देखें एक इतना ज़बरदस्त इवेंट है पाकिस्तान में, नंबर 1 इवेंट जो कहलाता है, शोकेस करना है अपना ब्रांड। चैलेंजेस इससे अलावा भी बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर और आई थिंक हमेशा ही हम देर कर देते हैं। तो बस दुआ यही है कि जी इसको अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि देखें अगर ये ब्रांड कहीं नीचे चला गया तो फिर उठना मुश्किल होगा। तो ये जो हमारी आपस की जो बातें हैं वो भी घर में ही रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 के ज़रा क्रिकेट बोर्ड को भी जल्दी उठना चाहिए
आई थिंक सलमान नसीर साहब बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन बहुत सी चीजें रह जाती हैं। तो इसीलिए जो अलग PSL को किया है, आई थिंक अब फ्रेंचाइज का रोल बढ़ जाएगा नेक्स्ट एडिशन से। तो उम्मीद है कि राउंड द ईयर हम लोग काम करेंगे। जो आपको शिकायत है सबको कि ये जो PSL हाइप है ना, वो क्रिएट नहीं होती 1-2 दिन पहले हम शुरू होते हैं। तो बस होपफुली इट विल गो वेल। ठीक। अच्छा नदीम साहब, अभी चंद दिन पहले लाहौर में लाहौर कलंदर्स ने कलंदर्स नाइट भी की, तो आपको लगता है, जिसमें काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे, आपको लगता है इस किस्म की जो सरगर्मियां हैं ये अगर मुख्तलिफ शहरों में हों तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे, तवज्जो हासिल कर सकेंगे PSL की? जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाहौर कलंदर हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वही ब्रांड को उठा के रखते हैं, और ये सब हम लोगों को करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। आई थिंक वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलसा हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त शो था उनका, और यही हमें चाहिए। ये हमें शुरू कर देना चाहिए 15-20 दिन महीना पहले। टेलीविजन टॉक शोज, आप प्लेयर्स को बुलाएं, बातें करें। अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी बीच में आ गई, फिर आप न्यूजीलैंड टूर आ गया। अभी तक हमारे प्लेयर्स आज पहुंच रहे हैं जो न्यूजीलैंड टीम के साथ थे। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि किस तरह, अगर आप PSL को उस पर कितना आप समझते हैं, इन्वेस्ट किया आपने 10 साल, तो आप ऐसे टूर्स प्लान करें कि जी हम लोग को प्लेयर्स भी मिले। पहले जो आप शोकेस करें, देखें हम लोगों को लिए स्पॉन्सर्स लाना भी मुश्किल होता है, और अगर हमारे प्लेयर्स नहीं होंगे तो स्पॉन्सरशिप में, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, बट ये एक प्रॉब्लम रही है। तो प्लानिंग देखें, साउथ अफ्रीका ने क्या किया, अपने T20 को इतना जबरदस्त उन्होंने वो दिया इम्पोर्टेंस कि वो जाके उसका क्वालिफायर खेले साउथ अफ्रीकन, लेकिन उन्होंने अपने T20 को नहीं छोड़ा। तो यही हमें भी करना चाहिए। इसकी प्लानिंग की बहुत जरूरी है, इसमें जरूरत है। बिल्कुल, प्लानिंग की भी जरूरत है, प्रायोरिटाइज करने की भी जरूरत है। बट ये PCB की तरफ से आया बयान दैट PSL X यानी PSL 10 वुड बी बिगर एंड बेटर। नदीम साहब, कोई खास आपको चीज दिख रही है बिगर एंड बेटर होती हुई, क्या होगा? आई थिंक बिगर एंड बेटर जो उनका वो था, वो आई थिंक जब आप ट्रांसमिशन होगी तो उसमें उन्होंने 3-4 चीजें रखी हैं। DRS जिस तरह वो दिखाएंगे इंस्टेंटली वो होगा। आई मीन बॉल हाइट को मेजर कर रहे होंगे कि सर से ज्यादा ऊपर तो नहीं है, नो बॉल कैसी फौरन पता लगे। इसमें ज्यादा जोर हुआ कि जो फैंस को टेलीविजन पे दिखे या स्टेडियम में, उस पर ज्यादा जोर दिया गया। आई थिंक वो जैसे ट्रॉफी एंड व्हील की, उसका बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि वो समंदर से ट्रॉफी निकाल के ला रहे हैं। ये चीज कंटिन्यू होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा उसकी हाइट नहीं बनी। लाहौर को तो मैं समझ रहा हूँ सजा दिया उन्होंने थोड़ा बहुत। कराची वाकई आप जो कह रही हैं कि उधर अभी तक कोई ऐसा इफेक्ट आया नहीं, तो बस देखें। नहीं, लाहौर भी ऐसा वैसा नहीं, कोई सजावा के हर जगह दिखेगा। लिबर्टी पे लाहौर भी अभी उसको सजाना बाकी है। वो सलमान साहब कहते हैं 24 को लाहौर में पहला मैच है, उसके करीब कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे। सरफराज साहब, जब हम PSL के 10वें एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने इसके मुख्तलिफ मराहल देखे हैं, आप इस वक्त मुख्तलिफ किरदार में, तो आप ओवरऑल कोयटा को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर आपके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं तो जो UAE में खेले गए, फिर जब पाकिस्तान में आए तो कारकर्दगी में उतार चढ़ाव रहा है। अब काफ़ी वर्षों से हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में फोकस होगा इस मरतबा कि जब आप सारे मैचेस पाकिस्तान में खेल रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली PSL जब पहले 4 सालों में हुआ तो वहाँ पे एक डिफरेंट माहौल होता था, डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता था, और वहाँ की जो पिचेस थी अगर आप देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो स्पिनर को थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प ज़्यादा मिलती थी। वहाँ पे जो हमारे स्पिनर थे वो बहुत अच्छे थे, रोल करते थे। पाकिस्तान में अगर आपकी बात करते हैं तो पाकिस्तान में स्पिनरों का इतना रोल नहीं है, और स्पिनर जो है बहुत की रोल अदा करते हैं। अगर आप फ्लैट पिचेस पे अगर आप मैचेस खेलते हैं, देखिए पिंडी में आपने देखा है, कराची, मुल्तान, मतलब यहाँ पे अगर आपके फास्ट बॉलर तो ठीक है अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर आपके स्पिनर जो है वो बीच में विकेटें नहीं लेते तो फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम होती है टीमों को, सामने वाले टीमों को रोकने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप हमारी टीम की बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लेयर सारे अच्छे पिक हुए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा हमेशा से ये होता है जब मैं खेल भी रहता है, अभी भी यही कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं
वो टाइमली जो है ना वो हमारे पास आ जाए, ताकि हम एक ग्रुप ऑफ बन जो है प्लेयर वो ताकि हमारे मिल जाए, ताकि हम एक अच्छा राइट कॉम्बिनेशन बना लें, प्लेयरों को अच्छे से हम नेट पे देख लें, हमें फेयर आइडिया हो जाए कि यार किस प्लेयर को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा प्लेयर हमारे कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो ओवरऑल ऑन पेपर टीम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्लेयर बहुत अच्छे मौजूद हैं। फिन एलन जो है जो कि न्यूजीलैंड के बड़े टॉप के ओपनर हैं, मार्क चैपमैन है, काइल जेमिसन है, उसके अलावा शॉन एबेट मौजूद हैं, उसके अलावा अकील हुसैन हमारे पास मौजूद है फॉरेन प्लेयर में, कुशल मेंडिस है। स्पिन के अगर आप जब बात करते हैं अबरार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, अली माजिद को भी हमने लास्ट जो हमारा सप्लीमेंट्री पिक हुआ था उसको लिया है। तो प्लेयर्स अच्छे मौजूद हैं टीम के अंदर, और जब आपके पास इतने सारे अच्छे प्लेयर होते हैं ना तो फिर आपको एक राइट कॉम्बिनेशन बनाने में ना बहुत मुश्किल पेश आती है। तो इंशाल्लाह हम सर जोड़ के बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले मैच से ऐसी टीम उतारें जो कि आपकी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो, जो कि आगे पूरा टूर्नामेंट खेले। बट सरफराज, जो आपने बात की अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स की, बहुत कोयटा ने इस मामले में पास में सफ़र किया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर नहीं होती थी। अभी कॉम्बिनेशन सेट होता था तो फिर कोई एक प्लेयर रिप्लेसमेंट आ जाती थी या कोई चेंज हो जाता था। आपको लगता है कि अभी बिकॉज पैरेलली आईपीएल के साथ पीएसएल हो रहा है, ये एक एडवांटेज रहेगा? बिकॉज क्रिकेटिंग अभी पूरा जो वर्ल्ड है वो एट हॉल्ट होता है जिस वक्त आईपीएल होती है, तो इस दफ़ा इस बात का एडवांटेज कोयटा ग्लैडिएटर्स को मिल जाएगा। लेकिन आई थिंक आप कोयटा की मैं समझता हूँ ये बात नहीं, आई थिंक सब टीमों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर आपके फॉरेन प्लेयर्स जो है ना वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका कॉम्बिनेशन उनके इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि 4 प्लेयर आपने खिलाने होते हैं। तो अगर वो आपके प्लेयर नहीं जा रहे हैं और एक सेट पैटर्न के साथ आप खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हर टीम के लिए। और फिर आपको पता है T20 फॉर्मेट है, आप 1, 2, 3 मैचों के बाद जो है ना वो कोशिश करते हैं कि चेंजेस ज़्यादा ना करें, कम से कम चेंजेस करें ताकि टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि इस बार साथ सबके प्लेयर अवेलेबल होंगे तो कोई बीच में से कहीं जाएगा नहीं। साउथ को आप कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादातर वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब वो यहाँ पर जिस किरदार में होंगे, आप किस तरीके से, चूँकि आपने उनकी सारी क्रिकेट देखी हुई है बिल्कुल लोकल क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान टीम के सफ़र तक। देखें, सऊद शकील के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे सरफराज अहमद जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की प्रोडक्ट है, ऐसी ही सऊद शकील भी जो है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर की पिक है। और सऊद शकील जो है वो पिछले 5-6 साल से कोयटा के अराउंड रहे हैं। 2018-19 में वो एज एमर्जिंग प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद 2019 में फिर वो सिल्वर कैटेगरी में पिक हुए, फिर बीच में वो टीम का पार्ट नहीं रहे, फिर दोबारा वो कोयटा ग्लैडिएटर का पार्ट रहे, बीच में नहीं खेले, फिर सीजन खेले, पिछले साल वाइस कैप्टन थे, परफॉर्मेंस उनके सामने। तो वो एक तरीके से कोयटा के प्रोडक्ट है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एज अ प्लेयर जो है वो ग्रूम किया है वो हम सबके सामने। टेस्ट क्रिकेट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, और फिर जब T20 लास्ट ईयर वो खेले तो उन्होंने बताया कि ही कैन प्ले T20 क्रिकेट। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं इंशाल्लाह सऊद शकील से, और हम उम्मीद करते हैं कि वो टीम को अच्छा लीड करेंगे। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली उनके पास मौजूद है, डोमेस्टिक में भी कराची की कप्तानी की है, उससे पहले उन्होंने सिंध की कप्तानी की है, उनकी कप्तानी में सिंध की टीम जो है वो T20 चैंपियनशिप जीती है। तो मुझे उम्मीद है कि उनके साथ जो साथ में लोग भी हैं, जैसे शुएब भाई का एक्सपीरियंस जो है वो इस बार कोयटा ग्लैडिएटर के बहुत ज़्यादा काम आएगा। मोस्ट सीनियर प्लेयर है जो कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की है बहुत सारे मैचेस में। तो मुझे उम्मीद है कि एज अ कैप्टन सऊद शकील जो है वो कोयटा के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। बट सरफराज, फायदा इस बात का कितना होगा कि बिकॉज जिस तरह अभी हाफिज ने भी बताया, दिस इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो सऊद के साथ आप ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बचपन से सऊद के साथ आप सऊद को देखते हुए आ रहे हैं। कितना एडवांटेज होता है इस बात का कि आपकी मेंटल कम्युनिकेशन कितनी ईजी हो जाएगी कि आप कहीं रोल प्ले कर सकें वाइल सऊद इज कैप्टनिंग द साइड। देखिए, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि जब आपकी हम आंगी जब होती है प्लेयर से तो आप अपनी जो भी आपकी बात होती है ना वो आप शेयर कर लेते हैं। अभी सऊद से अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली आजम भाई हैं, नदीम भाई हैं, मोइन भाई हैं, तो कि साल उन्होंने क्रिकेट हमारे सामने खेली और वो एज ए प्लेयर जिस तरीके से ग्रूम हुए। और हमेशा देखें कोयटा का यही रहा है कि जब वो प्लेयर्स को लेती हैं तो वो पिक करते हैं, उस टाइम कोयटा ग्लैडिएटर लोगों को पिक करती है जब कोई नहीं जानता है। जैसे सऊद शकील हो गए, सरफराज अहमद हो गए, साइम अयूब हो गए, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो कि आज पाकिस्तान की टीम के बैकबोन है। साइम अयूब जिस तरीके से एज ए प्लेयर ग्रुप, जब 2020 में साइम अयूब को कोयटा ग्लैडिएटर ने लिया था तो उस वक्त साइम अयूब को कोई नहीं जानता था। तो मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर में नदीम भाई जैसे लोग, आजम भाई जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी आंख बता देती है कि यार ये प्लेयर आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर प्रोवाइड करती है, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान के बच्चों को मिलता है। यहाँ से हम डोमेस्टिक के प्लेयर, जो भी हमारे प्लेयर अच्छे होते हैं, चाहे वो कराची में हो चाहे कहीं भी, कोशिश करते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और फिर यहाँ पे आके अपने टैलेंट को निखारें और आगे पाकिस्तान के लिए खेलें।
सरफराज, गुजरे 2-3 बरसों में क्या मसला आपके ख्याल में रहा कि जो तवक्कुआत थी क्वेटा उसके मुताबिक नताइज सामने नहीं आए हैं, और इस मरतबा क्या तब्दीली आपके ख्याल में उसमें हो सकती है, अगर कोई गलती जो रही हो 2-3 बरसों में गुजरे? देखिए आबिद साहब, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि हमारी टीम जो है वो अच्छी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि हमने जितने अरसे भी टीम बनाई, हमारी कोशिश ये होती थी कि हम अच्छे से अच्छी टीम बनाए। मैं समझता हूँ कि हम लोग ने ग्राउंड में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। पिछले साल हमने ज़रूर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन जो एज ए टीम हमारी थी, हम उस पर पूरा उतर नहीं पाए। तो हमें हर शोबे में जो है ना बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। और अगर आप इस साल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें तीनों शोबे में बहुत अच्छी कारकर्दगी देनी पड़ेगी। हाँ, इम्पैक्टफुल प्लेयर ज़रूर है हमारे पास, हमारी टीम के अंदर। जैसे मैंने फिन एलन की बात की, हसन नवाज की बात की, मार्क चैपमैन की बात की। ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं T20 क्रिकेट में। अगर आप वर्ल्ड वाइड T20 की बात करते हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं। जैसे अबरार अभी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, हमारे पास अकील हुसैन है। तो इम्पैक्टफुल प्लेयर जो है हमारी टीम के अंदर मौजूद हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनका फ़ायदा इंशाल्लाह हमारी टीम को इस सीज़न बहुत ज़रूर होगा। अच्छा, एक बात आपने अभी सरफराज की कि आप, सऊद, साइम, इस सीजन में हु वुड बी दैट स्टार दैट यू सी कि एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है वो एक लार्जर स्केल पे आके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा? देखे प्लेयर तो देखे मौजूद हैं। जैसे मैंने प्लेयरों की बात की, ऑब्वियसली ख्वाजा नाफे लास्ट ईयर जो है वो हमारे साथ रहे, हमारा पार्ट रहा है, वो ख्वाजा नाफे हैं। उसके अलावा देखें प्लेयर किसी भी एक कहना, हसन नवाज देखें जिस तरीके से अभी उन्होंने परफॉर्म किया है, तो हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं, क्योंकि अभी उनका अर्ली स्टेज है। हसन नवाज और ख्वाजा नाफे ऐसे हैं जो कि यंगस्टर प्लेयर हैं हमारी टीम के। वो मुझे लगता है कि वो ऐसा इस्पात पैदा करेंगे हमारी टीम के लिए जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए काम आ सकते हैं। बिल्कुल जी, वीड बी लुकिंग फॉरवर्ड के कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स और सितारे होंगे जो आगे जाके पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सके। मगर सरफराज हमारे साथ रहेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक आएंगे तो जरा और डिग इन करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स किस तरह की परफॉर्मेंस करने वाली है इस दफा PSL 10 में, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। और बात हो रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। नदीम उमर साहब और सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और सरफराज से भी हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। बट बिफोर दैट, जब हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो जब आप लोगों से पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों को कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छी लगती है, चाहे वो उसके थरो सपोर्टर हों या ना हो। बट बुरा बहुत कम ही मुझे लोग सुनते हुए मिले हैं, कि कहते हुए मिले हैं कि हाँ जी बुरी है कोयटा ग्लैडिएटर, नहीं हमें नहीं पसंद बिल्कुल। ये फ्रेंचाइज एक हैप्पी गो लकी फ्रेंचाइज टाइप की है। मगर कैसा रहा इनका सफ़र PSL 10 तक पहुँचते PSL 9 तक इनका क्या सफ़र था, कैसा रहा, कब ये जीते? ज़रा एक पैकेज है, आप उस पर नज़र डालें और फिर हम वापस आते हैं तो सरफराज अहमद से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा की नुमाइंदगी करने वाली एक नुमाया और महबूब फ्रेंचाइज है। अपनी साबित कदमी, हौसले और लड़ाका जज्बे के लिए मशहूर ये टीम लीग की तारीख में अपनी खास पहचान बना चुकी है। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर कामयाबियों और चैलेंजेस का इम्तजाज रहा है, जिसकी वजह से वो PSL की सबसे दिलचस्प और गैर मुतवक्कर टीमों में शुमार होती है। अपने इब्तदाई सालों में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक मजबूत हरीफ के तौर पर खुद को साबित किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स 2016 और 17 दोनों सीजन्स में फाइनल्स तक पहुंचे, मगर बदकिस्मती से दोनों बार रनर अप के तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी और 2019 में पहली बार PSL चैंपियन बने। कि इन कामयाबियों की वजह फ्रेंचाइज ओनर नदीम उमर की काविशें और कप्तान सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतें हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने पहले 8 सीजन एक ही कप्तान सरफराज अहमद को बरकरार रखा। कोयटा ग्लैडिएटर्स का PSL में एक तूफानी सफर रहा है, जहां इन्हें कामयाबी के लम्हे भी मिले और मायूसी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इनका लड़ाका जज्बा और पुरजोश मदाहों की मौजूदगी इन्हें हर सीजन में एक दिलचस्प टीम बनाती है। ये टीम अपने चैलेंजेस के बावजूद हमेशा एक नए जोश के साथ टाइटल के लिए लड़ती रहेगी। कोयटा को एक मसला ज़रूर है, और वो ये है कि ये भी वो बदकिस्मत टीम है जो आज तक इसको अपना होम ग्राउंड नहीं मिल सका। वैसे जब सरफराज, नदीम उमर, इनकी जितनी भी मैनेजमेंट है उसको देखा जाए तो इनको कहा जाता है कि छोटा कराची, क्योंकि कराची किंग्स खेल रहे हैं। हाँ। तो ये कराची की एक और टीम है, ये मोर ऑफ कराची की टीम है। तो सरफराज साहब, ये जो एक पहलू है, क्योंकि जब हम PSL के मॉडल पर बात करते हैं तो होम अवे मैचेस भी उसमें बड़ा रंग होता है, उसका एक मुख्तलिफ किस्म का माहौल है। तो आप मिस करते हैं कि कोयटा, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं तो ये कोयटा में अपने मैच खेल रहे हो, बलूचिस्तान में आपका फैन बेस जो है वो वहाँ पर मौजूद हो, आपके शायकीन जो वहाँ से जिस नाम से हैं।
देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आपका जो है वो होम ग्राउंड होता, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि अभी कुछ चीज़ें हैं बेहतर करने की वहाँ पर, और अगर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कोयटा के मैचेस कोयटा में हों, अगर उनका होम बन जाए तो अच्छा है। लेकिन जैसे आपने बात की, जब कराची में हम लोग खेलते हैं और स्पेशली कराची के अगेंस्ट हम लोग खेलते हैं, तो क्राउड जो है ना वो दोनों तरफ चल रहा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि एकदम कराची अच्छा कर रही होती है तो कराची के अगेंस्ट चल रहा होता है, फिर एकदम वो अपना कोयटा अच्छी करती है तो कोयटा की तरफ चलता है। तो उस वक्त बड़ा मजा आता है कि यार चलो क्राउड जो है वो दोनों तरफ को एंजॉय कर रहा है। मोस्टली अगर आप देखें लाहौर में, तो लाहौर का क्राउड जो है वो लाहौर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, पिंडी में, मुल्तान में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो इंशाल्लाह और ग्राउंड भी आ जाएंगे। जैसे अभी पेशावर का ग्राउंड है, इंशाल्लाह इस साल नहीं तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है पेशावर का ग्राउंड आ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में होम एंड अवे मैचेस शुरू हो जाएंगे। अच्छा सरफराज, जिस तरह ये होम एंड अवे की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो हमने क्लैरिटी में बताई दी है अभी कि द काइंड ऑफ लव दैट कोयटा ग्लैडिएटर गेट्स फ्रॉम कराची। 8 साल बिकॉज आप उसको लीड करते रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और एक जो कराची का जो मोहब्बत थी शायद वो आपसे लिंकअप थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ इस तरह कनेक्टेड थी। सऊद अब वो लेगेसी शायद आगे लेकर चलेंगे। डू यू थिंक के माइंडसेट में डिफरेंस आएगा, एक मेजर डिफरेंस आएगा? बिकॉज हमने बीच में रायली को देखा लास्ट सीजन में, एंड नाउ सऊद कमिंग इन। क्या एक जैसा माइंडसेट है या माइंडसेट का डिफरेंस है आप दोनों की कप्तानी में? देखिए आप अपनी अपनी देखें, अपनी अपनी माइंडसेट का एक डिफरेंट होता है कि हर कोई कैप्टन अपने हिसाब से टीम को खिलाने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली मेरा एक अपना स्टाइल ऑफ प्ले था कैप्टन खेलने का और खिलाने का। राइली रोसो उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका माइंडसेट था उन्होंने अपने हिसाब से, जैसी भाई सऊद का भी देखें एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है। वो थोड़ा सा होल्ड करता है, वो थोड़ा, मेरा ये होता है कि मैं जो तो है बातचीत रखता हूँ, हर बॉल पे करता हूँ बात, तो मेरा एक स्टाइल है। तो हर किसी का अपना स्टाइल है, लेकिन देखिए माइंडसेट जो है वो सारा बनता है प्लेयरों के इर्द गिर्द, और कैप्टन जो है वो मेन बंदा होता है जो कि एक टीम को खड़ा करता है। तो वैसे ये साउथ में कैपेबिलिटी है इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि वो उनकी जो लीडरशिप है वो हमारी टीम के काम आएगी, और एक अच्छा माइंडसेट जो है वो टीम के अंदर डालेंगे। ऑब्वियसली देखिए हम लोग जो है वो बाहर से चीज़ों को कोशिश करेंगे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है प्लेयरों के इर्द गिर्द हम लोग रखें, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा करें, और जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें। ऑब्वियसली कैप्टन को हमारी पूरी बैकिंग होगी कि यार उसको सपोर्ट करें एज ए टीम मैनेजमेंट, कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें। और फिर उसके बाद सऊद शकील जिन्होंने ग्राउंड के अंदर टीम को लड़ाना है, तो वो फिर उनके हाथ में सारा कुछ होगा। दो मुख्तलिफ किरदार हैं। आप पाकिस्तान के भी कप्तान रहे, आप फिर कोयटा के भी कप्तान रहे काफ़ी लंबे वक्त तक के लिए। तो कप्तान ड्राइव कर रहा होता है, वो लोगों को कहता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसकी तो नफ्सियात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि वो कहता है ये करें तो वो हो जाता है। अब आप दूसरी जगह पर हैं, ये कितना मुश्किल है, क्योंकि आप मेंटोर की हैसियत से पीसीबी के साथ भी काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर भी एक बाहर बैठकर आप एक मुंतजिम की हैसियत से हैं, तो आपको तो बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको सऊद कहेगा नहीं सैफी भाई ये नहीं, ये करना है। देखिए है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली मेरे लिए भी नई नई चीज़ें हैं सारी। ऑब्वियसली पिछले 5-6 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि ग्राउंड से बाहर से देखने को मिली है, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि समटाइम आपको ऐसा लगता है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपको पता होता है आप ग्राउंड के अंदर होते हैं, और जब आप ग्राउंड के बाहर होते हैं ना तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ बैठ के सर को जा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते ना। आप देखिए आप मैसेज भिजवा सकते हैं, और बार बार आई थिंक मैं समझता हूँ कि बाहर से मैसेज भिजवाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आई थिंक आप एक अच्छा पहले एक प्लान कर लें, तो वैसे वो एक नई चीज़ है, उसको भी मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि जाहिर सी बात, देखें मोइन भाई है, मोइन भाई के अंडर सुपरविजन जो हम लोग काम करेंगे, और मोइन भाई का जो एक्सपीरियंस है कोचिंग का, आई थिंक वो साउथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारी टीम के लिए, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इन दोनों को हम जितनी सपोर्ट कर सकते हैं उतनी हम लोग करें। सरफराज, यानी अब डगआउट पे दो बहुत एनिमेटेड लोग दिखेंगे। एक तरफ मुझे आजम खान साहब, जब भी जो ग्राउंड में हो रहा होता है उनके एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल जाता है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, और अब आप शायद आजम साहब के साथ बैठे हुए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एहतियातन के तौर पे ना जो अपना वो किडबैग भी साथ रख के ले आया हूँ। मैंने कहा जहाँ मौका लगा तो वहाँ कूद भी जाऊंगा, किडबैग में साथ लेके आया हूँ अपना सामान, अपने ग्लव्स, अपने 3 बल्ले भी लेके आया हूँ, एक प्रैक्टिस का 2 मैच के। तो मैंने होप कहीं छोड़ी नहीं है, जहाँ मौका लगा वहाँ मैं अपना इस्तेमाल करते हुए कोशिश करूंगा अंदर आ जाऊं। अच्छा सरफराज, वैसे जैसे अभी आपने कहा कि एक मुख्तलिफ किस्म का किरदार है, जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये ज़रा बिल्कुल हटकी हैं चीज़ें, किस हद तक आपके ख्याल में, चूँकि अब आप कैप्टन नहीं हैं, तो कैप्टन को सुनना कितना अहम होता है और कैप्टन की मानना कितना अहम होता है?
और अपनी राय को कैप्टन की राय पर छोड़ देना, फिर नहीं हम आपके ऊपर छोड़ते हैं? देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैप्टन की आपको बात को अंडरस्टैंड करना आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी मैनेजमेंट होती है और जो कैप्टन होता है ना, वो उनका एक पेज पे होना, क्योंकि जो भी आप प्लान करेंगे आपने उस प्लान को, जो कैप्टन है ना वो आपका ग्राउंड के अंदर जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कोचेज के साथ काम करने का, ऑब्वियसली मैंने मोइन भाई के साथ काम किया 8 साल, फिर पाकिस्तान टीम में या कोयटा ग्लैडिएटर्स में सक्सेस रही है, वो यही रही है कि जो आपकी और कोच की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी साउथ की जो भी डिमांड्स होंगी या जो भी वो चाहता होगा, तो हम कोशिश करेंगे उसको डेफिनेटली प्लान बनेंगे, प्लान ए भी बनेगा, प्लान बी भी बनेगा। तो वो जाहिर सी बात है पहले प्लान ए को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, फिर अगर प्लान ए नहीं हुआ तो फिर प्लान बी का जो भी प्लान आपने ग्राउंड से बाहर ही बनाना है। हाँ, सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है, सम ऑफ द टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार ड्यूरिंग द ग्राउंड कोई ऐसी चीज़ होती है कि यार आप अपने कैप्टन को मैसेज आप भिजवा देते हैं। तो आई थिंक वो भिजवाना भी चाहिए कि ऑन द स्पॉट यार ऐसा लगता है कि यार ये वाली चेंज कर लेंगे या ये वाली फील्ड प्लेसमेंट ले लेंगे तो वो बेहतर हो जाए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके पास एनालिस्ट मौजूद है, डाटा के लोग मौजूद हैं जो कि ऑन द स्पॉट भी आपको चीज़ें बताते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो कि ऑन द स्पॉट भी हो सकती हैं। सरफराज अहमद के लिए ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल और कितना टफ था? बिकॉज अभी आपको सुन के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो चाह, वो हंगर वो अभी भी है, और कितना मुश्किल था कि अब मैंने टेबल की उस तरफ बैठना है और इस तरफ नहीं रहना। देखिए ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें मेरे जहन में और मेरे माइंड में थी कि आपने एक ना एक दिन जाना है, क्योंकि मैंने कुछ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उनके साथ मैंने क्रिकेट खेली। जब मैं छोटा था तो मैंने उनको खेलते हुए देखा, उनके साथ खेला, फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को क्रिकेट की बाहर फील्ड में भी देखा। तो ये अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन तो देखें आपका ये टाइम आना है और आपने क्रिकेट छोड़नी है। और मुझे ये अंदाज़ा था कि जो है क्रिकेट की चीज़ें, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं क्रिकेट के ही फील्ड में कहीं ना कहीं क्रिकेट छोड़ने के बाद नजर आऊँगा। तो होता किसी भी बंदे के लिए जितने 20 साल जो है वो ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेली भी हो और फिर जो है वो एकदम ग्राउंड से बाहर आके बैठे, तो कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को चेंज करने की। जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने बताया कि मैं सामान लेके आया हुआ हूँ, चार्ज करनी लग रहा, सामान लेके आया हुआ हूँ, जहाँ मौका लगेगा वहाँ अपनी प्रैक्टिस भी करूंगा। प्रैक्टिस भी करूंगा, हाँ बिल्कुल करूंगा। आज मैंने रनिंग भी की है, सब कुछ किया है, बिल्कुल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो देखिए ऑब्वियसली चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलेंगी, और जाहिर सी बात है आपने एक दिन क्रिकेट को छोड़ना है, फिर एक नई फील्ड में आना है। तो मजा आ रहा है देख के, बाहर देख के एंजॉय करूंगा। काफी लोगों से सीख भी रहा हूँ, जो 7 लोग हैं जैसे पीसीबी में 7 जैसे लोग हैं, मिसबा भाई हैं, वकार भाई हैं, इन लोगों से भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेना होगा किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। बड़ा अच्छा एक क्लियर आइडिया है। मिकी आर्ता के साथ मैंने काम किया इंटरनेशनल टीम में, तो वो एज अ कोच जिस तरीके से वो टीम को लेके चलते थे, एक फादरली फिगर होकर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नई टीम थी, तो वो जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है अपनी आंखों से 2.5-3 साल का, तो वो आई थिंक वो मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा जब मैं इस फील्ड में प्रॉपर्ली एक तरीके से इन हो जाऊंगा। सरफराज, ये डगआउट पे एक सीट ऐसी रखनी पड़ेगी जिस पे सीट बेल्ट हो। सरफराज सरफराज, ये जो अभी आपने मिकी का जिक्र किया और नौजवान खिलाड़ियों का जिक्र किया, ये जब आप बाहर बैठे टीम बना रहे होते हैं या टीम चला रहे होते हैं, तो क्या नौजवान खिलाड़ियों को कंट्रोल करना आसान होता है? इस वजह से तजर्बाकार खिलाड़ियों को एक तरफ करने की सोच नज़र आती है, या फिर उसमें आपको जीत के इम्कानात ज़्यादा नज़र आते हैं, या आपको तामीर ज़्यादा नज़र आ रही होती है, तो आप उनके साथ जाते हुए ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं? क्योंकि अब आप दूसरी तरफ हैं, दूसरी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आपने वो कुर्सी देखी है जिसमें आपने कप्तानी की है, तो इसके पीछे क्या सोच है? देखिए हाफिज़ साहब, डिपेंड करता है कि उस टीम की सिचुएशन क्या है। टीम की जो है ना वो आपने टीम को देखना है कि टीम आपकी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। टीम आपकी रीबिल्डिंग प्रोसेस की तरफ है या टीम आपकी जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ ज़्यादातर जब हमने कैप्टनसी की तो हमारे पास बहुत ज़्यादा यंग टीम थी, सारे यंग लड़के थे, और 2 ही 3 सीनियर प्लेयर थे जो कि शुएब भाई और हफीज भाई की शक्ल में थे। तो जो आपके ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दूसरी बात, जो आपका कोच है ना, उसकी जो सोच है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मैंने जब कैप्टनसी की तो हमारी पहली सीरीज थी वेस्ट इंडीज की, जो कि डिसाइडर सीरीज थी 2019 की क्वालिफिकेशन की। हम में से या वेस्ट इंडीज में से किसी एक ने क्वालिफाई करना था, तो हम वो सीरीज जीते, हमने क्वालिफाई किया, फिर हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, अल्लाह ताला ने वो चैंपियन ट्रॉफी हमसे जितवा दी। तो उसके बाद
जो हमारे पास लड़के मौजूद थे वहाँ पर मिक्की आर्थर और हमारी और सेशन कमेटी, जो कि हमारी सेशन कमेटी थी, इंजी भाई और तौसीफ अहमद साहब, वसीम हैदर, वजातुल्लाह वासी, वहाँ पे ये प्लान डिसाइड हुआ कि यार 2019 में जो हमारी टीम जाएगी ना, वो मोस्ट प्रोबेबली यही लड़के होंगे जो कि 2019 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। उसमें कुछ सीनियर लड़के थे और ज़्यादातर यंगस्टर लड़के थे, जो कि 7-8 लड़के उस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप वो देखें कि यार इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको रीबिल्डिंग प्रोसेस में है तो फिर आप रीबिल्डिंग प्रोसेस में आप नए लड़कों के ऊपर जो है ना, आप वो ज़्यादा उनको मौका देते हैं, ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं और फिर आप उनको लंबा लेके चलते हैं। फिर वो आगे, फिर अगर उसमें टैलेंटेड प्लेयर होते हैं, उस वक्त टैलेंटेड प्लेयर थे लाइक फ़खर जमान हो गए, बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, फ़हीम अशरफ, शदाब खान, हसन अली, रोमान रईस, मोहम्मद हसनैन, तो वो सारे प्लेयर जो हैं वो आज पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं और पीएसएल में अपनी अपनी फ्रेंचाइज में अपनी अपनी टीमों के टॉप के प्लेयर भी हैं। वैसे सरफराज, जब आपने 2017 की बात छेड़ ही दी और अभी आपने जब नाम लिया इन प्लेयर्स का, ये सारे प्लेयर्स यंग बडिंग प्लेयर्स थे और आपकी और मिकी आर्थर की बड़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन था जिसके हिसाब से हमने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता। बट जब दूसरी दफा मिकी आर्थर आए तो उन्होंने कहा कि इस दफा इन लड़कों को हैंडल करना मुश्किल था, बिकॉज ये उस वक्त तो यंगस्टर्स थे मगर अब ये अपने मुल्क के स्टार्स बन चुके थे। मुश्किल आपको लगता है कि सेकंड टाइम अराउंड वाज इट अ डिफिकल्ट टेन्योर फॉर हिम? देखिए, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूद नहीं था। डेफिनेटली क्योंकि जब कोच होता है वो बहुत क्लोजली जो है वो लड़कों को वॉच कर रहा होता है और आपको पता होता है कि जब आप जो कि अगर किसी बंदे ने एक बंदे के साथ उसके स्टार्टिंग से टाइम गुजारा हो तो उसको पता होता है कि वो स्टार्टिंग में कैसा है और जब ओबियसली कोई प्लेयर बन जाता है तो फिर उसको नजर आता है कि यार ये उस वक्त कैसा था और अभी कैसा था। डेफिनेटली जो उन्होंने फील किया होगा वो उन्होंने अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस जो है वो जरूर शेयर किया होगा। हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी चीजें लगी हो जो कि उन्होंने बताई हो। अच्छा सरफराज, जब हम ये बात कर रहे हैं अभी पीएसएल की, और पीएसएल के साथ साथ आईपीएल भी चल रहा है, लोग जब इसको देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक में भी, तो आपको लगता है कि मुख्तलिफ किस्म का इम्तहान भी होगा और एक सख्त मुकाबला होगा कि कितनी तवज्जो हासिल करता है पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन आईपीएल के साथ साथ? देखिए, आईपीएल जो है वो उनके मुल्क की जो है वो बेस्ट लीग है और पीएसएल जो है वो हमारे मुल्क की जो है सबसे बेस्ट लीग है। दोनों तरफ जो है वो क्रिकेट अच्छी होती है। बात है कि लोग जो है वो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, चाहे वो क्रिकेट कहीं भी हो रही हो, वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। अगर अच्छी क्रिकेट होगी तो लोग उसको जरूर वॉच करेंगे और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पीएसएल जो है वो हर साल की तरह इंप्रूव होता जा रहा है, हाई स्कोरिंग गेम्स होते जा रहे हैं, टॉप के प्लेयर जो है वो आके खेल रहे हैं। डेविड वार्नर कराची की नुमाइंदगी करेंगे, लाहौर कलम से डेरिल मिचेल खेलेंगे, चैपमैन खेलेंगे, फिन एलन खेलेंगे। जल्मी की टीम के आज मैंने प्लेयर देखे, माइकल ओवन जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया से बिग बैश के फाइनल में उन्होंने 100 किया है, बाबर आजम आपके डोमेस्टिक के टॉप के प्लेयर खेलेंगे। तो देखिए, लोग जो है ना जो क्रिकेट के फैंस हैं वो ये नहीं देखेंगे कि यार कि कौन सी लीग हो रही है, वो ये देखेंगे कि क्रिकेट जहां अच्छी हो रही है वो दोनों चैनल पे लगा के टीवी देखेंगे। वो अगर एक इनिंग वहां देखेंगे तो अगली इनिंग यहाँ जरूर देखेंगे, वरना उसको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं लाए। तो क्रिकेट लोग जो क्रिकेट के फैंस होंगे वो क्रिकेट को जरूर देखेंगे जब अच्छी क्रिकेट हो रही होगी। तो और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीएसएल में जो है वो बहुत बेहतरीन क्रिकेट होगी। सारी टीम्स बहुत अच्छी और बहुत भारी भरकम लग रही हैं। सरफराज, कौन सी टीम ऐसी है जिसपे एक खास कड़ी नजर आपने रखी हुई है कि हाँ जी इससे जो है इसको टैकल करना मुश्किल होगा? देखिए, टीमें सारी अच्छी हैं, नजर हमने जो है वो कोटा ग्लैडिएटर पे रखी है और हमारी पूरी जो आंखें हैं ना वो सारी कोटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर है इंशाल्लाह। तो हम अपनी टीम पे फोकस कर रहे हैं। बाकी टीमें देखें, सारी टीमें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हर साल की तरह इस बार भी टीमें बनी हैं, प्लेयर्स का पूल बहुत ज़्यादा है। पहली बार एक ऐसा पीएसएल हुआ है जिसमें बहुत सारे जो टॉप के फॉरेन प्लेयर हैं वो नहीं पिक हुए। तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है पीएसएल का और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी क्रिकेट लोगों को देखने को मिलेगी और लोग एंजॉय करेंगे पीएसएल। सरफराज, आपने मुख्तलिफ वक्तों का जिक्र किया अपने करियर के, आपके ख्याल में कोई 2-3 लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा आप जुड़े रहे जिनके साथ, या हर मुश्किल वक्त में जब आप उनकी तरफ देखते थे यार इनसे बात कर लें, कोई आपके जहन में फौरी तौर पर नाम आते हैं जो आपके ख्याल में आज सरफराज अहमद जिस जगह पर हैं उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, मैं तो हमेशा से हाफिज साहब ये बात करता हूँ कि मैं आई थिंक शायद मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बैठा हूँ, हम तो बहुत छोटे से थे, 17-18 साल। मैंने अभी एक टीवी शो में भी इस चीज़ का जिक्र किया, मैं एक जगह बैठा हुआ था तो दानिश तैमूर साहब उनके होस्ट थे, उन्होंने पूछा कि यार वो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे क्यों अब डेवलप नहीं होने, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से, मैं 17-18 साल का था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में आया। आजम भाई जो कि उसके जुड़े हुए हैं क्लब के और नदीम क्लब के प्रेसिडेंट हैं,
तो वो 17 साल के बच्चे को उस वक्त जो है उन्होंने अपने क्लब में लिया, उसके बाद उमर एसोसिएट में खिलाया और उस वक्त मेरे ऊपर काम किया और आज वो ऑलमोस्ट 37 साल का वो बच्चा हो गया जिसने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को 100 मैचों में कप्तानी करी, कोई 150 पौने 200 फर्स्ट क्लास मैच खेले, कोई PSL में जो है वो 80-90 मैच एज अ कैप्टन खेला। तो आई थिंक ये लोग जो हैं जो कि बिहाइंड द स्क्रीन है, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ और अपने लड़कों को भी ये बोलता हूँ कि यार आप उन लोगों को याद रखो, ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया, हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फराहम किया और हमें उस टाइम पे सपोर्ट किया जब हमें सपोर्ट की जरूरत थी। तो आई थिंक ये लोग जो है बिहाइंड द सीन होते हैं जो कि हम जैसे प्लेयरों को, नॉर्मल प्लेयरों को जो पैशन ने डिलीवर किया हमें और सरफराज अहमद जैसा एक चैंपियन दिया। सरफराज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन। और वक्त जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।